नमस्कार बच्चों। आईसीआई ने अपना नया स्टडी मटेरियल निकाला है जो कि एप्लीकेबल होगा मई 2022 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड के लिए। उस स्टडी मैट में स्वाभाविक है कुछ ना कुछ उन्होंने एडिशन वगैरह प्लस माइनस चीजें करी हैं। तो आर्बिट्रेशन एक्ट से रिलेटेड भी कुछ चीजें हम कहेंगे एड ऑन है, जिसके ऊपर ये आप मेरी पीडीएफ फाइल देख रहे हैं। नो डाउट कॉन्सिलेशन से रिलेटेड दोनों ने नए सेक्शन इंसर्ट कर दिए हैं 62 एंड 76। और थोड़ा आर्बिट्रेशन से रिलेटेड भी अगर मैं बातें करूं तो जैसे हम कहते हैं ऑब्वियसली आर्बिट्रेशन का एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स हैं, तो कुछ एक हल्का सा जैसे क्या एडवांटेज होंगे या डिसएडवांटेज होंगे। एक आर्बिट्रल अवार्ड से रिलेटेड इन्होंने एक कंसेप्ट इंसर्ट किया है। इसके बाद मैं एक चीज और कहूंगा कि जुलाई 2021 का जो अटेम्प्ट था उसमें इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसके ऊपर उनके स्टडी मैट में ना तो पहले था ना ही आज के दिन है, क्योंकि वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है तो इसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। तो ये पीडीएफ एक अलग से भी है एंड नो डाउट ये सारा का सारा जो लेक्चर है मैं हैंड रिटन आपके नोट्स बनवा रहा हूं, ऑब्वियसली आप उसे लिख सकते हैं मेरे साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए कि मई 2022 एंड ऑनवर्ड एग्जाम के लिए एग्जाम में आने की इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है क्योंकि नई चीज होगी। तो कॉन्सिलेशन से रिलेटेड दो नए सेक्शन जो हैं दैट इज सेक्शन नंबर 62 एंड सेक्शन नंबर 76। छोटा सा कंसेप्ट है, आधे से भी कम पेज की इसकी जगह चाहिए तो जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। सेक्शन नंबर 62 डील करता है कि कॉन्सिलेशन की कार्रवाई कैसे स्टार्ट होगी, दैट मीन्स कमेंसमेंट। और 76 डील करता है किस तरह से वो खत्म होगी, दैट इज टर्मिनेशन। सो 62 में आता है जी हमारा कमेंसमेंट। ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई। एंड 76 के अंदर टर्मिनेशन, उसका खत्म हो जाना, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स। देखिए 62 कहता है अगर आपने कॉन्सिलेशन स्टार्ट करना है तो किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी। मान लीजिए मेरा अगर आपके साथ कोई इश्यू है तो हम उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, राइट। तो इसलिए इसका सब सेक्शन मानिए, यहां देखिए थोड़ा टेक्निकल हम पढ़ेंगे, सब सेक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आने की संभावनाएं अच्छी रहेंगी। तो सब सेक्शन 1 कहता है द पार्टी, वो आदमी जो ये कार्रवाई स्टार्ट करना चाहता है, इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग के लिए आप वर्ड लिख सकते हैं, स्टार्ट करना चाहता है, इनिशिएटिंग। कॉन्सिलेशन, कॉन्सिलेशन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा CON डॉट। कॉन्सिलेशन क्या करे वो, शेल सेंड, वो भेजे। किसको भेजे, टू द अदर पार्टी। आप किसी दूसरे के साथ सेटलमेंट चाहते हैं तो आप किसी को भेजिए, दूसरी पार्टी को भेजिए। क्या भेजेंगे आप, अ रिटर्न इन्विटेशन, एक राइटिंग में आपको भेजना जरूरी है। किस चीज का इन्विटेशन है कि भाई साहब आइए सॉर्ट आउट हम कर लेते हैं चीजों को, दैट इज टू कॉन्सिलिएट। जब आप रिटर्न इनविटेशन भेज रहे हैं उसके अंदर आप साथ में ब्रीफली शॉर्ट में जरूर लिख दीजिए अपने डिस्प्यूट के बारे में। ब्रीफली इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट। किस चीज का सब्जेक्ट है, नेचुरल है भाई, डिस्प्यूट है आपका उससे रिलेटेड। तो रिटर्न इनविटेशन देनी है, डिस्प्यूट के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली इंडिकेट कर दें या आप इसे कह सकते हैं आइडेंटिफाइंग, कि आप बता रहे हैं कि भाई ये हमारा सब्जेक्ट है ऑफ डिस्प्यूट। इसके बाद में कॉन्सिलेशन जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट हो जाएंगी। कब स्टार्ट होनी चाहिए,
जब दूसरी पार्टी आपका इनविटेशन क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। सो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग शेल कमेंस। थोड़ा एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूं ताकि नई चीज है, वरना बहुत शॉर्ट में भी ये नोट्स बना के मैं आपको हैंड रिटन दे सकता था। व्हेन अदर पार्टी, दूसरी पार्टी जो है क्या करे, इसे एक एक्सेप्ट करे। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आपने इनविटेशन जो दिया था राइटिंग में दिया था, तो इसकी तरफ से जो एक्सेप्टेंस है वो भी इन राइटिंग होना चाहिए, इन राइटिंग। सब सेक्शन 3 कहता है हो सकता है दूसरी पार्टी क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। इफ अदर पार्टी रिजेक्ट्स, तो अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो नेचुरल है कहानी यहीं पे खत्म हो गई। तो अंडरस्टूड है, देयर वॉन्ट बी कॉन्सोलेशन, देयर वॉन्ट बी नो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। और आखिर में सबसेक्शन 4 कहता है, देखिए हमने रिटर्न इनविटेशन भेजा तो दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट करना है, राइटिंग में करना है, बट कुछ समय तो होना चाहिए। सो इफ अदर पार्टी डज नॉट सेंड, अगर वो नहीं भेज रही है एक्सेप्टेंस, या आप इसको रिवर्स वे में लिख सकते हैं और यूं कह लीजिए, इसको मेन इस तरह से कह सकते हैं, जिसने इनविटेशन भेजी अगर उसको रिप्लाई ना मिले, और इफ द पार्टी इनिशिएटिंग conciliation does not receive a reply, अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो यहां टाइम पीरियड दिया गया है 30 दिन का, विद इन 30 डेज। नेचुरल है 30 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, जिस दिन आपने इनविटेशन अगले को भेजा था, फ्रॉम द डेट on which invitation sent। यहां जो 30 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें आपको एक एक्सटेंशन भी दी जा सकती है, और किस तरह से होगा, लेकिन वो, और विद इन सच पीरियड, सच अदर पीरियड, मतलब एक्सटेंशन थोड़ी डिफरेंट वे में है। किस तरह से, जैसे मान लीजिए मैंने आपको इनविटेशन दी और मैंने कहा भाई साहब 50 दिन में बता देना, तो टाइम पीरियड 30 नहीं रहेगा, 50 रहेगा, वरना कितना रहेगा, 30 दिन रहेगा। विद इन सच पीरियड एज स्पेसिफाइड इन इनविटेशन। तो आप इसे रिजेक्शन मान सकते हैं। ही में कि टाइम बीत गया 30 दिन, या जो आपने बताया था। अदर पीरियड स्पेसिफाइड इन इनविटेशन, जैसे ही बीत गया, ही में मीन्स आपकी मर्जी है, टू ट्रीट इट एज अ रिजेक्शन, तो आप इसे रिजेक्शन मान सकते हैं। और अगर आप इसको इस तरह से मानते हैं तो आप अगली पार्टी को बता दीजिए कि भाई साहब मेरा जो ऑफर था, मेरा इनविटेशन था, वो अब खत्म होता है। एंड इफ ही सो इलेक्ट्स, तो अगर आपने इसे रिजेक्शन मान लिया है तो आपको क्या करना है, टू इन्फॉर्म, अगेन वही दो बातें, इन राइटिंग टू अदर पार्टी।
तो आई होप सो लिखने के साथ आपको याद भी हो गया होगा। देखिए 4 सबसेक्शन है, सिंपल है। जो कॉन्सिलेशन स्टार्ट करना चाहता है दूसरी पार्टी को एक रिटर्न में इन्विटेशन दे, ब्रीफली आप इंडिकेट करें डिस्प्यूट के बारे में। तो स्वाभाविक है ये कॉन्सिलेशन स्टार्ट कब हो जाएगा, जब उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन किस में करना है, राइटिंग में ही करना है। रिजेक्ट कर दिया, बात हो गई खत्म। दूसरी बात है, लेकिन अगर उसने 30 दिन तक रिप्लाई नहीं किया या जो टाइम पीरियड आपने इन्विटेशन में बताया था रिप्लाई नहीं किया, तो अब आपकी मर्जी है, आप इसे रिजेक्शन मान लें और दूसरी पार्टी को कह दें कि भैया बात हो गई, अब मेरी तरफ से भी खत्म, क्योंकि मेरी बेइज्जती आप ज्यादा ही कर रहे हैं। एक तो मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं, ऊपर से आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। तो ये था कमेंसमेंट के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज ऑन। अब बात करेंगे टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन कब हो जाएगा, कॉन्सिलिएशन। तो भाई साहब टर्मिनेशन कब होगा, देखिए इसको मैं आसान करने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पे 4 कह लीजिए क्लॉजेस हैं, या 4 सबसेक्शन कह लीजिए, ए बी सी डी। क्लॉज ए कहता है कि कॉन्सिलेशन की कार्रवाई कब खत्म हो जाएगी, बाय साइनिंग, जैसे ही आपने साइन कर दिया, बाय साइनिंग, किसका साइन कर दिया आपने, ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट। देखिए अगर आप 2 पार्टीज हैं, अगर आपने मिलकर सेटलमेंट कर लिए तो ऑब्वियसली जो कॉन्सिलेशन की कार्रवाई थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बाय साइनिंग ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट, कौन साइन करेगा, अंडरस्टूड है, बाय पार्टीज। तो खत्म कब होगा, नेचुरल है जिस दिन आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया, ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। एक बात। नंबर 2, क्योंकि यहां 4 तरीके हैं, ध्यान दीजिए 4 हैं टर्मिनेशन के तरीके। पहला, आपने सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब क्लॉज नंबर बी सी डी, इसमें आपको काफी कुछ कॉमन फैक्टर नजर आएंगे, बी सी डी। तो इन तीनों में आगे कॉमन फैक्टर क्या दिखता है, एक रिटर्न डेक्लारेशन दी है। रिटर्न आप पूरा लिख सकते हैं, देखिए बाद में कंफ्यूजन ना हो। एक रिटर्न डेक्लारेशन दी है, सेम हेयर सेम हेयर सेम हेयर, तो कॉमन फैक्टर है। एक रिटर्न डेक्लारेशन दी है, अभी किसने दी है, ऑफ द, यहां पे है कॉन्सिलेटर, जो आपने अपॉइंट किया है एडजुडिकेशन के लिए, सेटलमेंट कॉन्सिलेशन के लिए, यहां कॉन्सिलेटर ने दी है। क्लॉज सी में ये दी है पार्टीज, पार्टीज होते हैं 2, उन दोनों ने दी है। और क्लॉज डी में है, यहां इंटरेस्टिंग है, ऑफ अ पार्टी, मतलब तीनों को मैं साथ में लिख रहा हूं ताकि याद हो सके आपको। रिटर्न डेक्लारेशन दी है, कॉन्सिलेटर ने दी है, यहां दोनों हो गए, यहां एक हो गया, बस ये याद रखें। हिंदी में लिख सकते हैं, यहां दोनों हो गए, यहां एक हो गया। क्या डेक्लारेशन दी है, पहली बात कॉन्सिलेटर जो है, तो आपने जो डेक्लारेशन दी एज ए कॉन्सिलेटर, वो आपने कब दी, आफ्टर कंसल्टेशन विद पार्टीज, दोनों पार्टी से बात करके। द पार्टीज, किस चीज की डिक्लेरेशन, टू द इफेक्ट दैट, डिक्लेरेशन ये है आप दोनों से बात करने के बाद की, टू द इफेक्ट दैट, कि फर्दर एफर्ट्स किस चीज के, कॉन्सिलेशन के, कुछ होने वाला हमारा नहीं है, सेटलमेंट आएगी नहीं, एट कॉन्सिलेशन आर नॉट जस्टिफाइड।
कि ये एज सच कोई जस्टिफाइड नहीं है, राइट। तो जब यही हो गया कि कॉन्सिलेटर कहता भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, आपका कुछ नहीं हो सकता, ये कार्रवाई खत्म करते हैं, तो बताइए कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग कब खत्म होगी? नेचुरल है जिस दिन ये कॉन्सिलेटर ने क्या दे दी, रिटन डिक्लेरेशन। तो यहां पे आंसर क्या निकल आया? ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो जिस दिन आपने, मतलब यहां पे डेट को जरूर हमें इंपॉर्टेंट देखना है, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, यहां पे जिस दिन डिक्लेरेशन हुई। अब तीसरे में क्या हो रहा है? डिक्लेरेशन दे रही है, कौन दे रही है? पार्टीज खुद दे रही है। किसको दे रही होंगी? ऑब्वियसली कॉन्सिलेटर को, कि भाई साहब हम नहीं मानने वाले। सो यहां पे आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हो एड्रेस्ड टू कॉन्सिलेटर, जैसे यहां पे था पार्टीज, कॉन्सिलेटर को दे रहे हो टू द इफेक्ट दैट conciliation proceedings are terminated, कि भाई हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। तो किस दिन टर्मिनेशन हो जाएगा? अगेन द आंसर विल बी सेम, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, जिस दिन आपने ये डिक्लेरेशन दे दी। अब क्लॉज डी में कौन हो डिक्लेरेशन दे रहा है? एक पार्टी दे रहा है। तो लगाओ दिमाग, ये डिक्लेरेशन आप किसको दे रहे होगे? टू द अदर पार्टी। आप दूसरे को कह रहे होगे भाई मैं नहीं मानने वाला, लेकिन साथ में आपको किसको बताना पड़ेगा? कॉन्सिलेटर को। अगर कॉन्सिलेटर अपॉइंट हो चुका है, इफ अपॉइंटेड, और आप क्या बता रहे होंगे? सेम यही लाइन, टू द इफेक्ट दैट, कि भैया मैं कैंसिल कर रहा हूं, टू द इफेक्ट दैट कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स आर टर्मिनेटेड। और नेचुरल है, यहां पे भी टर्मिनेशन कब हो जाएगा? सेम आंसर, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। अब देखिए, याद करने की अगर आप कोशिश करें, क्योंकि जितना इसको इजी करके लिखना था मैंने लिख दिया है। मेन क्या हुआ? टर्मिनेशन सेक्शन 76 आया, कॉन्सिलेशन कब खत्म होगा? 4 ऑप्शन है। या तो क्या किया, सेटलमेंट एग्रीमेंट दोनों पार्टीज ने साइन कर दिया, जिस दिन एग्रीमेंट साइन कर दिया उस दिन टर्मिनेशन हो गया, राइट। बाकी तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? रिटर्न डिक्लेरेशन दी है, पहले में कॉन्सिलेटर ने दी है, दूसरे में दोनों पार्टीज ने दी है, तीसरे में एक पार्टी ने दी है। जब कॉन्सिलेटर देगा डिक्लेरेशन, किसको कंसल्ट करेगा? दोनों से पूछ के कि क्या कि फर्दर एफर्ट्स जस्टिफाइड नहीं है, खत्म होगी, जिस दिन आपने डिक्लेरेशन दी। और दोनों पार्टीज ने किसको बताया? कॉन्सिलेटर को, कि भैया हम कैंसिल कर रहे हैं, टर्मिनेशन कर रहे हैं। तो जिस दिन आपने बताया बात खत्म होगी। एक पार्टी किसको बताएगी? दोनों को, अदर पार्टी को भी, कॉन्सिलेटर को, कि भैया मैं तो टर्मिनेशन कर रहा हूं, मैं इस चीज से मानने वाला नहीं हूं। तो जिस दिन आपने डिक्लेरेशन दी, कॉन्सिलेशन हो गई समाप्त। नाउ इसके बाद जो यहां पे कॉन्सिलेशन से रिलेटेड ये 2 सेक्शन है, इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आर्बिट्रेशन के बारे में बात करेंगे, जो एक आधी हल्की फुल्की चीजें जो इंसर्ट हुई हैं। देखिए, उसमें सबसे पहले जो बहुत ही आसान लेवल पे चीज यहां आती है, एक नॉर्मल सा प्रश्न है, एडवांटेजेस क्या है किसके? ऑफ एडीआर मेथड्स, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये सारे के सारे मेथड्स हैं, आर्बिट्रेशन हो, कॉन्सिलेशन हो, मेडिएशन हो, कुछ भी हो, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसके ऊपर में कोड एडवांटेजेस के साथ ही देखिए हम रिवर्स भी ले लेंगे, साथ में ही इसके डिसएडवांटेजेस भी। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना तो कम रहती है, लेकिन यू नेवर नो, कोई नई चीज इंसर्ट हुई है, पेपर में डाल भी सकते हैं। तो यहां पे मैं एक कोड की बना के दे रहा हूं आपको,
कि बिजनेस स्टडीज जैसा क्वेश्चन है, आंसर आसान हो सके। तो कोड की है CFL। तो CFL के ये लैंप्स आपको मालूम है, जो बल्ब वगैरह CFL के आते हैं, राइट। तो उसी के ऊपर CFL नाम की कोड की है। तो ऑब्वियसली ये लैंप वगैरह हैं, तो ऑब्वियसली इससे आपको क्या मिलती है, पावर, CFL। तो आइए देखते हैं हम कोड की के हिसाब से पॉइंट बना रहा हूं मैं। CFL, तो पहला मैं C के साथ लेके चला हूं। जो पहला पॉइंट मेरा C वाला रहेगा, इसमें देखिएगा मैं C से एडवांटेजेस 4 बनाने जा रहा हूं। 4 एडवांटेजेस विद द वर्ड C। पहला है, देखिए ADR का मैथ बेनिफिट तो नेचुरल है। आपकी कॉस्ट क्या होती है इससे कम, कोड तो जाना नहीं है, वकील का खर्चा, ये वो सब फालतू बातें नहीं लगेंगी, लोअर कॉस्ट। देन हमने इसी में पढ़ा सीक्रेसी मेंटेन होती है, तो हायर C से कॉन्फिडेंशियलिटी। देन C से आपके पास एक चॉइस रहती है, किस चीज की, आर्बिट्रेशन करना है, कॉन्सिलेशन करना है, मेडिएशन करना है, तो हम इसे क्या कहेंगे, चॉइस ऑफ फॉरम। कहां से आप करना चाहते हैं ये, या चॉइस ऑफ, C से ही चॉइस ऑफ सॉल्यूशंस, जैसे आपको चीजें ठीक लगे। तो C से बने 4। C से आपकी आगे देखिए कॉस्ट, C से कॉन्फिडेंशियल, C से चॉइस है फॉरम की, सॉल्यूशंस की। अब F से हम पॉइंट लेंगे। सीधे लिख देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है ऑफ प्रोसेसेस, क्योंकि किस दिन कहां पे बैठ के सेटलमेंट करनी है तो सारा आपके हाथ में है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी चॉइस है, आपकी ओपिनियन है। जज को बदलना आप बदलिए, आर्बिट्रेटर हो, कॉन्सिलेटर हो। देन L से एक लाइकलीहुड है, एक संभावना ज्यादा अच्छी बैठती है इसमें, किस चीज की, ऑफ सेटलमेंट। क्यों, क्योंकि आप भी पॉजिटिव मूड के साथ जा रहे हैं कि हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है, और दूसरा थोड़ा सा यहां पे एक इनफॉर्मल नेटवर्क हो जाता है कि अच्छे से बात करके आप सेटल आउट कर सकते हैं। सो लाइकलीहुड ऑफ सेटलमेंट, तो CFL। ऐसे ही डिसएडवांटेजेस को अगर हम देखें तो यहां पे मैं 4 पॉइंट बनाऊंगा। तो पहला हम C से ही लेते हैं। डिसएडवांटेज कहां से आता है, देखिए हमें ADR में एक बहुत ज्यादा जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ C से, दैट इज कोऑपरेटिव बिहेवियर। देखिए अगर कोऑपरेटिव ही नहीं है दोनों पार्टीज तो दिक्कत तो आएगी, और अगर कोऑपरेशन अच्छा होता तो आज ये डिस्प्यूट भी ना होता। बिहेवियर किसका, ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों का। देन F से डिफिकल्टी इन इन्फोर्समेंट, किस चीज का, ऑफ फाइनल आउटकम। देखिए नॉर्मली लोग कोर्ट में जाते हैं तो डरते हैं, कोर्ट के ऑर्डर को ना सीरियस लेके चलते हैं, लेकिन इस चीज को आप सीरियस नहीं लेते हो, तो ये भी एक दिक्कत रहती है इन्फोर्समेंट में। डिसीजन तो आ गया लेकिन उसको इन्फोर्स करवाना इज एन इश्यू। देन L से लैक ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरिम मेजर्स। देखिए कोर्ट में जब हम जाते हैं तुरंत एक स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, एंड स्टे ऑर्डर होता ही क्या है, इंजंक्शन होता ही क्या है, एक इंटरिम मेजर है। यहां पे एक इंटरिम रिलीफ मिलना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। एक पॉइंट मैं यहां और बनाऊंगा, और ये पॉइंट है किससे रिलेटेड, पावर से रिलेटेड। CFL पावर, जैसे मैंने कहा था, पावर इम्बैलेंस बिटवीन पार्टीज। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए दो लोगों के बीच में झगड़ा, एक है डोमिनेंट
या एक का यूं कह लीजिए फंडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर तकड़ा है, दूसरा छोटे लेवल का आदमी है, तो ये इम्बैलेंस होने से ना, जैसे कहते हैं ना दोस्तियां बराबरी में चलती हैं, तो कहते हैं ये भी एक इश्यू इसके अंदर रहता है। तो जितना आसान मैं कर सकता हूं इस चीज को याद करने के लिए मैंने कोशिश करी है। CFL, सी से हमने एडवांटेजेस में कई कहा, सी से कॉस्ट बचेगी, सी से हमने कहा कॉन्फिडेंशियलिटी सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, सी से आपके पास चॉइस है फॉर्म की सॉल्यूशन की, एफ से है फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और एल से हमने कहा एक लाइवलीहुड है सेटलमेंट की। उधर हमने कहा CFL पावर, सी से कोऑपरेटिव बिहेवियर में प्रॉब्लम है, एफ से हमने कहा फाइनल आउटकम को इन्फोर्स करने में दिक्कत है, एल से लाख कमी है इंटरिम डिसीजन लेने की, एंड पावर इंबैलेंस भी एक इश्यू यहां पे रहता है। इंटरिम मेजर यहां थोड़ा हाईलाइट करेंगे हम इसे। इसके बाद एक चीज जो हमें नई और नजर आती है स्टडी मैट में वो ये है, देखिए हम पढ़ के आते हैं आर्बिट्रल अवार्ड के ऊपर। तो आर्बिट्रल अवार्ड में जब हम उसके जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो उनके अंदर हमने एक पॉइंट जो पढ़ा वो है ऑटोमेटिक स्टे के ऊपर। ऑटोमेटिक स्टे वाला पॉइंट जो कि हम पढ़ते हैं सेक्शन 36 सब सेक्शन 2 एंड 3 के अंदर। ये क्या कहता है? कहता है देयर इज नो ऑटोमेटिक स्टे। कोई ऑटोमेटिक स्टे नहीं होगा ऑन इन्फोर्समेंट। अवार्ड आ गया, डिसीजन आ गया, उसके ऊपर स्टे नहीं लगने वाली अपने आप। तो कैसे लगेगी? पार्टी हैज टू, आपको जाना पड़ेगा भाई साहब कोर्ट के पास, स्पेशली रिक्वेस्ट किसके लिए? फॉर स्टे। किसके पास? कोर्ट के पास। और कोर्ट इसके लिए क्या इंपोज कर सकता है? कुछ कंडीशंस। एंड कोर्ट टू इंपोज कंडीशंस। देखिए ये सब कुछ हमने कॉपी पेस्ट इस तरह से पढ़ा हुआ है, सेम एज इट इज। अब इसमें हम कुछ एडिशन करने जा रहे हैं। ये इंसर्ट हुआ है, और एग्जैक्टली बताऊं ये अमेंडमेंट एक्ट 2021 के द्वारा जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो इंसर्ट हुआ है। तो इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट एक्ट 2021, ये वाला पोर्शन जो मैं अब लिखूंगा। तो ये क्या है? अमेंडमेंट कह लीजिए। तो कहता है आपने कोर्ट के पास अप्लाई करना है। अब उससे रिलेटेड लॉ कहता है जब आपने एप्लीकेशन दी, जैसे हमने ऊपर लिखा, किसके लिए? फॉर स्टे। किसके स्टे के लिए? ऑफ ऑपरेशन ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड की जो डिसीजन आया उसके ऊपर एक इंजंक्शन, उसके ऊपर एक रोक लग जाए। कोर्ट में अब कोर्ट की मर्जी है कि वो कुछ कंडीशंस इंपोज कर सके, लेकिन उसके लिए कोर्ट को रीजंस देने पड़ेंगे। इंपोज, TNC स्टैंड्स फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस, एज इट डीम्स फिट। डीम्स का मतलब हो गया थिंक्स फिट, जो उसे ठीक लगे वो आप इंपोज कर सकते हैं। और इन टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए कोर्ट को क्या करना है?
आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस कि ये क्यों इंपोज की गई हैं, और ताकि एक फेयर वे में कारण पता चले, और ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड बनाएंगे राइटिंग में। आगे इसी पॉइंट के ऊपर वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है भाई किस चीज को लेके, डैट प्राइमा फेसी, that means on the face of it, prima facie case is made out. Clause A कि ये केस पेश किया जाता है एप्लीकेशन में लिख के, और प्राइमा फेसी कोर्ट को लगता है यहां स्टे देनी जरूरी है। क्यों? डैट द आर्बिट्रेशन, चाहे आप उसे एग्रीमेंट कहें या कॉन्ट्रैक्ट कहें, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ है, विच इज द बेसिस ऑफ अवार्ड, कि अवार्ड आया ही क्यों है, क्योंकि एक आर्बिट्रेशन का आपका क्या था, एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, उसी के बेसिस पे ये आया है। क्योंकि आर्बिट्रेशन में तो केस तभी जाएगा ना जब आपका क्या हुआ पड़ा, एक एग्रीमेंट। और द मेकिंग ऑफ अवार्ड was induced, कि अवार्ड जो आया है वो इंड्यूस हुआ है या अफेक्टेड है, कि वो अवार्ड दिया ही गलत तरीके से है। कैसे? बाय फ्रॉड, गलत स्टेटमेंट्स देते हुए, या यूं कह लीजिए पैसे खिला के, करप्शन। तो यहां पे तो स्टे मिलनी चाहिए, और करप्शन। तो क्या करेगा यहां कोर्ट, इट शैल स्टे द अवार्ड अनकंडीशनली, मतलब बिना किसी कंडीशन के आप स्टे लगा दो। या तो क्योंकि आपको साफ दिख रहा है, प्राइमा फेसी आपको दिख रहा है कि फ्रॉड है, करप्शन है, तो यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं। तो अनकंडीशनली पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ चैलेंज, क्योंकि हम चैलेंज कर सकते हैं अवार्ड को फ्रॉड फ्रूड वाले ग्राउंड पे, ये हमने पढ़ा ही हुआ अंडर सेक्शन 34 टू द अवार्ड। यहां पे एक एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट की गई इसके साथ में। दरअसल इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये इंसर्ट होता है अमेंडमेंट एक्ट 2021 से, लेकिन इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 23/10/2015। मतलब एक होता आज से अमेंडमेंट लागू होना है, एक है बैक गेट से लागू होना है। तो इसको बैक गेट से कह लीजिए एक तरह से लागू किया गया है। तो देखिए दरअसल जो हमने ये अमेंडमेंट पढ़नी स्टार्ट करी, आप इसे यहां पे कह सकते हैं प्रोविजो। प्रोविजो के दो इंपैक्ट होते हैं, कंडीशन या एक्सेप्शन कह लीजिए। तो नॉर्मली हम ये कह रहे थे ऑटोमेटिक स्टे नहीं लगेगी, लेकिन आप प्रोविजो में हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं कि हाँ कोर्ट लगा सकता है। एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया कि ये जो भी हमने ऊपर पढ़ा, थोड़ा लिखने में आसान हो जाए,
इसलिए मैंने प्रोविजो वर्ड लिख दिया आपके लिए। अब प्रोविजो शैल अप्लाई, तो ये प्रोविजो लगेगी ही लगेगी किसके ऊपर? टू ऑल कोर्ट केसेस। सारे जो कोर्ट केसेस हुए हैं किससे के थ्रू? आर्बिट्रेशन के थ्रू, आउट ऑफ आर्बिट्रेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, चाहे आर्बिट्रल हो या कोर्ट की कार्रवाई, मतलब कोर्ट में आप कब गए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कहता है जब मर्जी स्टार्ट करी हो आपने, चाहे अमेंडमेंट 2021 की है, चाहे वो 2015 से पहले हो, वर्क कमेंस्ड तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं एक्सप्लेनेशन। वर्क कमेंस्ड प्रायर टू, या तो पहले और आफ्टर, कमेंसमेंट ऑफ, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन, अमेंडमेंट एक्ट। तो दरअसल ये था 2015 का। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, वो ये है, हमने कहा विद इफेक्ट फ्रॉम 2015, रेट्रोस्पेक्टिव स्टार्ट किया, राइट? हमने यही कह रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये प्रोविजो लगेगी, तो इसलिए कहता है चाहे ये कार्रवाई जो आप कोर्ट वगैरह में गए हैं, वर्क कमेंस्ड प्रायर टू, पहले, और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ, इसलिए वो डेट थी आपकी 23/10/2015 वाली, चाहे उससे पहले है चाहे उसके बाद में है। ये अमेंडमेंट एक्ट आया उससे पहले हो या बाद में हो, तो कहने का मतलब है इस पे ज्यादा मत जाइए। मेन सिंपल सा आपने क्या एड ऑन देखा, ऑटोमेटिक स्टे नहीं मिलता, लेकिन हाँ मिल सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, कोर्ट में जाइए, कोर्ट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो उनको ठीक लगे, रीजंस वो रिकॉर्ड करेंगी और वो स्टे दे सकती हैं, लेकिन कब देंगी? अगर प्राइमा फेसी जो केस बना है उन्हें मालूम है कि बेसिस क्या है अवार्ड का, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है। और बी पॉइंट में हमने देखा कि ये जो अवार्ड आया है ये फ्रॉड या करप्शन से आया, तो वो यहां अनकंडीशनल स्टे लगा देंगे जब तक आपने, क्योंकि चैलेंज कर दिया है कौन से सेक्शन में, 34 में जाकर के, राइट? तो यहां पे आकर के कह लीजिए हमारा जो नया स्टडी मैट के हिसाब से चेंजेस है वो यहां पे समाप्त होते हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जुलाई 2021 में इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछा जो कि स्टडी मैट में ना पुराने में था ना नए में है, लेकिन क्वेश्चन पूछा तो इसलिए इसके ऊपर बात करनी जरूरी है। ये भी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है, एक छोटा कंसेप्ट, छोटा नहीं है तो अगर मैं टेक्निकली कहूं सेक्शन काफी बड़ा है, लेकिन इसको जितना इजी करके मैं लिख सकता हूं कोशिश करेंगे लिखने की। यह है सेक्शन नंबर 29A, टाइम लिमिट, कितने दिनों के अंदर अंदर अवार्ड आना चाहिए। इस सेक्शन को हमें रेड विथ करना चाहिए, रेड विथ सेक्शन नंबर 23। देखिए कितने दिनों के अंदर आपका आर्बिट्रल अवार्ड आना चाहिए, टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो यहां टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो देखिए दो बातें हम करेंगे। जब अवार्ड आना है तो कोई ना कोई इश्यू है, कहता अगर मैटर, इफ मैटर कह लीजिए, अदर देन नहीं है, नेगेटिव वे में लिख रहे हैं पहले, अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, मतलब इंटरनेशनल इशू नहीं है,
और दूसरी तरफ ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, अगर इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो दो तरह से टाइम पीरियड हमें देखना है। तो कहता है अगर नहीं है, डोमेस्टिक है, इसे सिंपल कर लीजिए डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के केस में टाइम पीरियड बताया गया है विद इन 1 साल 12 महीने, विद इन 12 मंथ्स। कहां से? फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, कहां से? डेट ऑफ, जिस दिन कंप्लीट हो गई, फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसीड ऑफ, बढ़िया वर्ड, प्लीडिंग्स। देखिए जब आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हो रही है, दोनों पार्टी अपना वकील करके या खुद आर्ग्यूमेंट्स कर रही है, उसे हम कहते हैं प्लीडिंग, जो कार्रवाई है। तो जिस दिन कार्रवाई कंप्लीट हो गई अंडर सेक्शन, टेक्निकली कहें 23, इसलिए मैं कह रहा था उसको रेड विथ पढ़ना चाहिए, अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 के अंदर कहता है जिस दिन कार्रवाई कंप्लीट हो गई। अब यहां पे हमें देखना चाहिए कार्रवाई कब कंप्लीट करनी होती है, इसलिए सेक्शन 23 के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए सेक्शन 23 क्या कहता है कि 6 महीने के भीतर भीतर आर्बिट्रेटर को अपनी कार्रवाई कंप्लीट करनी चाहिए। तो जिस दिन वो कार्रवाई कंप्लीट कर लेगा उसके 1 साल के अंदर अंदर क्या आ जाना चाहिए, उसका डिसीजन, उसका अवार्ड। तो सेक्शन 23 कहता है सेटलमेंट ऑफ क्लेम, जो भी पार्टीज के क्लेम्स है, काउंटर क्लेम है, या कोई आपके ऊपर क्लेम कर रहा है तो आप अपना डिफेंस पेश करोगे, एंड डिफेंस अंडर द प्लीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, कहो या आर्बिट्रेटर कहो, shall be completed। तो जो आपने क्लेम, काउंटर क्लेम, सबूत वगैरह जो भी आपने पेश करने हैं वो आपने कंप्लीट करने होते हैं, shall be completed within 6 months, 6 महीने के भीतर भीतर। अब ये 6 महीने कहां से स्टार्ट होंगे, यहां थे 12 महीने, within 6 months, कहां से? फ्रॉम। इसलिए देखिए एग्जाम में प्रश्न बड़े अच्छे बन सकते हैं क्योंकि डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कि 12 महीने कहां से देखने हैं, ये 6 महीने कहां से देखने हैं? फ्रॉम द डेट, फ्रॉम डेट द आर्बिट्रेटर, एक भी हो सकता है, देखिए आप ये भी जानते हैं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स, जिस दिन दे रिसीव्ड नोटिस, किस चीज का? इन राइटिंग ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। सिंपल सी भाषा में, हिंदी में आप लिख सकते हैं जिस दिन आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए उसके 6 महीने के भीतर भीतर उन्हें अपनी कार्रवाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और जिस दिन कार्रवाई कंप्लीट होगी, यहां ऊपर बढ़े, हम तो 29A पढ़ रहे हैं, तो जिस दिन कार्रवाई कंप्लीट हो गई उसके 12 महीने के भीतर भीतर अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो आपका अवार्ड आ जाना चाहिए, राइट। देन अब अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो कहता आपने अपना डिसीजन देना है फटाफट, उसको कहते हैं हम एक्सपीडिशियसली। इसको आप आसान भाषा में ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्पीडी, फटाफट, लेकिन लीगल वर्ड, टेक्निकल वर्ड एक्सपीडिशियसली ही है, राइट। तो फटाफट आप अपना निर्णय दें, एंड एंडेवर, आप आसान वर्ड इसके साथ लिख सकते हैं एफर्ट, ये कोशिश करनी है, एफर्ट पक्का लिख लीजिएगा। मे बी मेड, कोशिश करनी है किस चीज की, ताकि ये इश्यू क्लोज कर दिया जाए, डिस्पोज कर दिया जाए, ये केस विद इन 12 months,
12 महीने के। अब आप कहोगे सर दोनों में फर्क क्या है? अरे भाई यहां पे पक्का 12 महीने थे जिस दिन कार्रवाई कंप्लीट होगी, लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं कोशिश करनी है कि 12 महीने में कंप्लीट हो जाए, तो डैट मीन्स 12 से ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि यहां ये कहा गया कोशिश करें कि 12 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई कंप्लीट हो। अब ये 12 महीने फिर से कहां से स्टार्ट होंगे? ये वाला आंसर सेम ले लो, यहां पे 12 महीने फिर यहीं से स्टार्ट होंगे जिस दिन प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं अंडर सेक्शन 23। अब 12 महीने में ही हम देख रहे हैं ऊपर हमारा आंसर निकला। 12 महीने के अंदर अगर हम ऑर्डर नहीं दे पाए वो कुछ भी जो भी है, राइट, तो क्या हमें यहां पे एक्सटेंशन मिल सकता है? जी जनाब, यहां पे एक्सटेंशन दोनों ही हिस्सों में, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है, 12 महीने हैं, लेकिन आपको यहां एक्सटेंशन मिल सकता है। अब एक्सटेंशन के लिए क्या जरूरी है? पहली बात, एक्सटेंशन मिलेगा अप टू आपको 6 महीने। अप टू का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम 6 महीने, 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 12 प्लस 6 महीने 18 महीने होंगे। तो 6 महीने का आपको एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन इस एक्सटेंशन को कैसे हम रीच करेंगे, मतलब कौन देगा? बाय कंसेंट ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टीज को ही ये डील करना है, मींस वो आर्बिट्रेटर को 6 महीने का एक्स्ट्रा पीरियड दे सकते हैं। अब फर्दर इंटरेस्टिंग चीजें यहां क्या आती हैं वो ये है, अगर अवार्ड, वैसे तो हमने ऊपर टाइम पीरियड 12 महीने पढ़ा था जिस दिन बहस पूरी हो गई और उसके लिए 6 महीने का टाइम था। अगर अवार्ड इज मेड, अगर डिसीजन दे दिया जाता है विद इन 6 महीने के भीतर, जबकि टाइम पीरियड 12 महीने है, कहता आपने डिसीजन दे दिया 6 महीने के अंदर। कहां से 6 महीने? फ्रॉम द डेट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एंटर्स अपॉन द रेफरेंस। कहने का मतलब है आर्बिट्रेटर बड़ा ही इफेक्टिव है, जैसे ही वो आता है, अपॉइंट होता है, उसके 6 महीने में ही अगर उसने डिसीजन दे दिया है तो इसको हम एक स्पेशल राइट देंगे, इंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन। इसको ज्यादा मिल जाएगा कि बंदा बड़ा इफेक्टिव है, कि 6 महीने के भीतर भीतर अगर उसने क्या दे दिया है, डिसीजन दे दिया है, लेकिन एडिशनल फीस तभी मिलेगी इफ पार्टीज एग्री, या कह लीजिए वो कंसेंट करते हैं कि चलिए इसने हमें टांग के नहीं रखा, फटाफट इसने क्या किया, डिसीजन दे दिया। लेकिन अब समस्या ये है, डिसीजन देना था 12 महीने में, 6 महीने की थी एक्सटेंशन। अगर आपने 18 महीने तक भी डिसीजन नहीं दिया भाई साहब, तो क्या होगा? इफ अवार्ड नॉट मेड इन 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 महीने आज हो चुके हैं, डिसीजन आया ही नहीं, देन व्हाट विल हैपन? तो कहता है मैंडेट ऑफ आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स शेल टर्मिनेट। मतलब अभी तक जो भी आर्बिट्रेटर कर रहा था या उसका अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ कह लीजिए, वो हो जाएगा जी खत्म, क्योंकि हम कहेंगे नालायक आदमी है, तो उसने जो भी कोई इंटरिम ऑर्डर दिया होगा, दिस एंड दैट, मैंडेट मींस ऑर्डर कह लीजिए उसका, तो वो खत्म हो जाएगा। तो अब क्या होगा? 18 महीने में तो काम हुआ नहीं, तो यहां पे हमने कहा उसके सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन कई बार इश्यूज ऐसे होते हैं उनको रिजॉल्व करना आसान नहीं होता, तो यहां हम कह रहे हैं एक्सेप्शन, भाई नहीं खत्म होगा अनलेस, यहां पे पिक्चर में अब आ गया क्या, कोर्ट आ गया, आप चले गए जी कोर्ट, कोर्ट ने कहा कि हम पीरियड क्या करें, एक्सटेंड करें, अनलेस द कोर्ट एक्सटेंड्स द पीरियड। तो दैट मीन्स आपने सीखा क्या,
एक्सटेंशन 6 महीने का था, 6 महीने का आगे एक्सटेंशन कोर्ट भी दे सकता है। और क्योंकि आपने कहा कि उसका मैंडेट खत्म हो जाएगा, उसके ऑर्डर वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, तो यहां पे आर्बिट्रेटर को मिलनी चाहिए टू बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जिसे मैं शॉर्ट में आरओएच कहता हूं, आप पूरा लिख सकते हैं, उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किस चीज की? बिफोर द फी इज रिड्यूस्ड। देखिए हमने क्या किया था, जब उसने 6 महीने में डिसीजन दे दिया था, हमने तो उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। लेकिन अगर 18 महीने में भी अगला काम नहीं कर रहा तो हम कहेंगे भाई साहब हम आपकी फीस घटा रहे हैं, हम नहीं देते आपको पूरे पैसे, लेकिन उसकी बात आपको सुननी पड़ेगी। अब देखिए जब हम यहां गए कोर्ट में एक्सटेंशन के लिए, राइट, तो कोर्ट में एक्सटेंशन के लिए जब हम गए तो नेचुरल है इसके लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी। तो एप्लीकेशन कौन देगा? कोई भी पार्टी दे सकती है। तो मैं यहीं पे एक वर्ड लिख देता हूं, जबकि ये अलग से सारे सब सेक्शन है। ऑन एप्लीकेशन बाय एनी ऑफ पार्टीज, तो आप कोर्ट में जा सकते थे। और जब हम कोर्ट में गए, कोर्ट के पास यहां पे एक पावर भी है अलग से, एक्सटेंड तो क्या ही है, कोर्ट में ऑल्सो, कोर्ट कह सकती है इस आर्बिट्रेटर को हटाया जाए, सब्स्टिट्यूट वन, और एक से ज्यादा है तो सारे के सारे ऑल द आर्बिट्रेटर्स, इनको हटाया जाए। अब जब आपने हटा दिए हैं तो क्या कार्रवाई शुरू से शुरू होगी या जहां तक कार्रवाई हो चुकी है उसके आगे कंटिन्यू करेगी? तो प्रोसीडिंग्स जो है वो जितनी हो चुकी हैं वहीं से कंटिन्यू रहेंगी, शैल कंटिन्यू। कहां से? फ्रॉम द स्टेज रीच्ड, तो जहां तक वो पहुंच चुके हैं, जो भी गवाह बुलाए गए हैं, ये वो सब कुछ एज इट इज ही रहेगा। साथ में कोर्ट में ऑल्सो इंपोज एक्चुअल कहें या इसे हम कहते हैं एग्जाम्पलरी कॉस्ट, जिसका मतलब हो गया आपने इतना डिले किया है तो एक खर्चा भी लगाया जा सकता है। अब डिले किसकी वजह से हुआ? वो तो पार्टीज की वजह से भी हो सकता है, आप अपेयर ही नहीं कर रहे हो अपॉन एनी ऑफ पार्टीज। मतलब एक होता है एक्चुअल खर्चा जितना डिले से खर्चा हुआ, एक होता है उससे एक्स्ट्रा भी आप इंपोज कर सकते हैं, दैट इज एग्जाम्पलरी। अब जब आप एक्सटेंशन के लिए गए थे, एप्लीकेशन जो आपने दी थी फॉर एक्सटेंशन, किसको? टू कोर्ट, टू बी डिस्पोज्ड एक्सपीडिशियसली, फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी देरी काफी हो चुकी है। और सेम वे और एफर्ट कोर्ट की तरफ से ये होना चाहिए जिसे हम कहते हैं एंडेवर, कि आपका डिसीजन आ जाए 60 दिन के अंदर अंदर एक्सटेंशन का। अब 60 दिन कहां से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, किसको? टू अदर पार्टी। देखिए एक पार्टी गई है एक्सटेंशन के लिए तो दूसरी पार्टी को भी तो बुलाना पड़ेगा ना, तो उसके 60 दिन के भीतर भीतर। तो ये था आपका सेक्शन नंबर देखिए 29A, जहां हमने पढ़ा है कि आर्बिट्रल जो डिसीजन है वो आना चाहिए, चाहे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हो या इंटरनेशनल हो, 12 महीने के अंदर। लेकिन कहां से? जिस दिन
प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं सेक्शन 23 में, और वो कंप्लीट कब हो जानी चाहिए? 6 महीने के भीतर भीतर। कहां से? जिस दिन आर्बिट्रेटर क्या हो गया भैया, अपॉइंट हो गया। लेकिन 12 महीने में अगर आप ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो, आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, पार्टीज आपस में एग्री कर सकती हैं। लेकिन अगर 18 महीने बीत गए हैं तो भाई साहब आपको कोर्ट के पास जाना होगा, और कोर्ट ये एक्सटेंशन का निर्णय लेगी 60 दिन के भीतर भीतर। और इस दौरान कोर्ट क्या हो सकता है, अलग से भी ऑर्डर पास ये करेगी कि भाई साहब कि जिसकी गलती से हुआ उसके ऊपर कॉस्ट इंपोज कर सकते हो आप, आर्बिट्रेटर की फीस भी रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी होगी। एंड साथ में आप आर्बिट्रेटर को रिप्लेस भी कर सकते हो, एक या एक से ज्यादा, लेकिन कार्रवाई वहीं से कंटिन्यू रहेगी। और यहां एक इंटरेस्टिंग नोट भी था, अगर आप डिसीजन एज ए आर्बिट्रेटर 6 महीने के भीतर भीतर दे देते हैं, जब आपको ये रेफरेंस दी गई थी, तो आपको एडिशनल फीस भी यहां मिल जाएगी। तो यहां पे बेटा मैंने ये सारा आपको हैंड रिटन दिया है, लेकिन अगर आपको ये प्रिंटेड पीडीएफ भी चाहिए होगी तो ऑब्वियसली आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे, आई विल सेंड यू। सो हैव अ गुड टाइम, गुड लक एंड गॉड ब्लेस।